A very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students to our amazing channel. And once again, welcome to our amazing batch that is for our class 12 students विश्वास बैच, जिसमें सभी बच्चों ने रखा है अपना अद्भुत विश्वास और सारे टीचर्स हर लेक्चर का वन शॉट लेकर आ रहे हैं विद सो मेनी इंपॉर्टेंट एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस. सो बेटा, योर दिव्या मैम इज बैक. सो आई होप माय एंटायर दिव्या आर्मी हैज जॉइंड मी हियर. थैंक यू सो मच बच्चा लोग. आज की क्लास में आपकी दिव्या मैम आपको पढ़ाने वाली हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर विस्तास बुक का, जिसका नाम है द थर्ड लेवल. तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द लास्ट लेसन. पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया है, साथ ही साथ उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवाए हैं. सिमिलरली मैंने आपको आपकी जो नेक्स्ट पोएम थी दैट इज वो भी आपको कंप्लीट करवाई है. दैट इज माय मदर एट 66 अलोंग विद ऑल दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस. आज मैं आ गई हूँ बेटा वापस. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थर्ड लेवल, यानी कि विस्तास का एक चैप्टर. विस्तास का ये आपका एक चैप्टर होने वाला है जो कि लोगों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, टफ लगता है. मुझे ऐसा बहुत सारे बच्चों ने बताया है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट माई बच्चा कि ये टॉपिक आपको टफ ना लगे. तो आज हम लोग सिर्फ थर्ड लेवल पढ़ने नहीं वाले हैं, साथ ही साथ बेटा इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो लास्ट में दिए होते हैं वो तो करवाऊंगी ही सही, लेकिन साथ ही साथ जो बीच में दिए हुए होते हैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ. सो विदाउट एनी डिले, अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से बता दीजिए. How's the Josh? It should be high as always. So let's get started with our today's topic. That is the third level. तो बेटा थर्ड लेवल स्टार्ट मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे पहले मैंने आपको एक एक किरदार जो है वो बड़ी बारीकी से समझाया है. तो इसमें जो तीन मुख्य किरदार इस चैप्टर में है, उसमें से पहले शख्स का नाम है चार्ली. सो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. अब बेटा चार्ली कौन है? चार्ली थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं. सो ही इज बिट ऑफ अ नर्वस पर्सन, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं. ठीक है. इनकी हॉबी क्या है? ही लव्स स्टैम्प कलेक्शन. इनको बहुत पसंद है स्टैम्प कलेक्ट करना, अलग अलग देशों के, अलग अलग जगहों के. एंड दो ही वॉज यंग बट स्टिल ही फियर टू लिव इन दिस वॉर रिडन वर्ल्ड. आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी होगी. बेटा चार्ली के जो ग्रैंडफादर हैं वो गेल्सबर्ग नाम की जगह पर रहते थे. ही यूज्ड टू लिव इन गेल्सबर्ग. गेल्सबर्ग एक इलिनॉय, एक यूएस में एक स्टेट है. ठीक है. उसके अंदर एक सिटी है. सो इट इज़ अ सिटी इन यूएस. आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो. तो गेल्सबर्ग में जो लाइफ थी बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, जो बहुत ही ज़्यादा शांति की लाइफ होती थी, बहुत ही पीसफुल लाइफ होती थी. तो चार्ली भी हमेशा अपनी वैसी पीसफुल लाइफ चाहता था. चार्ली की उम्र लगभग 31 ईयर्स थी, लेकिन फिर भी ये अपनी सिटी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका था, बिकॉज ये चल रहा था वर्ल्ड वॉर का टाइम, जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अनसर्टेन थी. तो जब ये कहानी लिखी गई है, दिस वॉज दी वर्ल्ड वॉर टाइम. तो वर्ल्ड वॉर की वजह से किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं थी. नथिंग वॉज फिक्स्ड कि यार आज ये इंसान जिंदा है तो कल वो बचेगा या नहीं बचेगा. प्लस बेटा पीस का जो है बहुत ज़्यादा कमी थी, शांति की बहुत ज़्यादा कमी थी. कभी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो है रोज़मर्रा के उस पर चलती थी. तो इनकी उम्र तो 31 साल थी, लेकिन ये अपनी सिटी लाइफ से बहुत परेशान हो चुके थे. ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव देयर एंड ही वॉन्टेड टू गो टू अ पीसफुल एंड अ आइडलिक प्लेस. आइडल प्लेस कौन सी होती है? आइडलिक, जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, पीस हो, जहाँ पे वो आराम से अपने घर परिवार के साथ रह पाए. लेटर ही वेंट टू द पास्ट. फिर क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं लोगों ने ऐसा भी कहा है कि भाई इन्होंने तो टाइम ट्रैवल कर लिया, ये पास्ट में चले गए, यानी कि पीछे वाले पार्ट पर चले गए. पीछे वाले पार्ट पे बेटा जैसे कि अभी जो चल रहा है दैट इज योर प्रेजेंट. जो इससे पहले हो चुका है दैट इज योर पास्ट. जो इसके बाद होने वाला है दैट इज आवर फ्यूचर. तो यहाँ पर बेटा चैप्टर में ये बताया गया है कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे ये, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉर की वजह से माहौल ख़राब हो रखा था. तो ये जो है अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते थे. तो कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में बहुत रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर की बहुत टेंशन करते हैं. तो यार एक बार मुझे बताओ, आप लोग कैसे हो? आर यू ऑल्सो स्टक इन द पास्ट, या आप अपने प्रेजेंट में जीने में विश्वास रखते हो, या फिर आप उनमें से जो अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है? तो मैं सिर्फ आपसे ही नहीं पूछूंगी, इनफैक्ट अपने बारे में बताऊंगी. आई एम नेवर स्टक इन पास्ट. ये मेरे साथ बहुत कभी नहीं हुआ, हार्डली कभी हुआ हो तो आई डोंट रिमेंबर. बट येस, आई बिलीव इन
लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन एक थोड़ी मैम के साथ भी दिक्कत है, मैं फ्यूचर को लेके ज़्यादा चीज़ें सोचती हूँ, फ्यूचर के लेके ज़्यादा एज एन अच्छी चीज़ है कि यार क्या मैं ये कर पाऊँगी, है ना, क्या ये चीज़ में मैं सक्सेसफुल रहूँगी, क्या हमारी जो लाइफ है, मैं और मेरी फैमिली की लाइफ है, क्या हम उसको इस तरीके से अच्छे तरीके से निभा पाएंगे, कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे माइंड में ज़्यादा आते हैं। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं प्रेजेंट में जीऊँ और सिर्फ प्रेजेंट की ही चिंता करूँ, प्रेजेंट को जीऊँ। बट कभी ना कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फ्यूचर की बातें दिमाग में आती है। तो आई एम नॉट इन टू पास्ट। बट क्या आप हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या फिर फ्यूचर को लेकर बहुत वरिड रहते हैं? सो येस, डू लेट मी नो दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे बेटा ये जो है पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते थे, क्योंकि पास्ट की लाइफ कैसी थी बच्चा? पास्ट की लाइफ थी पीसफुल। क्योंकि जब ये इमेजिन करते थे गेल्सबर्ग वाला टाइम, तो गेल्सबर्ग वाला टाइम जब इनके दादाजी वहाँ रहा करते थे, तब ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का समय है। जिन्हें नहीं पता गेल्सबर्ग क्या है, इट इज़ अ सिटी इन यूएस। कंफ्यूज मत होना, जैसे हमारे यहाँ पे है दिल्ली, इंदौर, लाइक दिल्ली है, इंदौर है, जयपुर है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, गुरुग्राम है ना, लखनऊ है, ये सारे क्या है बेटा सिटीज़ के नाम है। सिमिलरली ये एक सिटी है, ये कहाँ पर है? इट इज़ इन यूएसए में, इट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब इनकी वाइफ जो है वो डिनाई कर देती है, यानी कि बेटा क्या कर देती है? मना कर देती हैं इनकी बात को बिलीव करने से, इनकी बात को मानने से। और क्या बोलती हैं? तुम जो इतना पास्ट में रहने लगे और पूरी टाइम ये सब बातें करते हो, सो व्हाई डोंट यू कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट? साइकाइट्रिस्ट की स्पेलिंग जिन्हें नहीं पता है यहाँ पे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए, पीस साइलेंट है। साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करने के लिए बोलती हैं कौन? चार्ली की वाइफ। अब साइकाइट्रिस्ट कौन है बेटा? साइकाइट्रिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ। क्यों मैं ये पढ़ा रही हूँ चैप्टर पढ़ाने से पहले बेटा? क्योंकि अगर आपके चैप्टर में, अगर आपके एग्जाम में कहीं भी आपसे कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाए किसी भी किरदार का, तो दिव्या मैम वो भी करवाती हैं, आपके मार्क्स वहाँ भी नहीं कटने चाहिए। तो बेटा आप जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनका नाम है बेटा सैम। ये सैम वही साइकाइट्रिस्ट है जिनको ये दिखाने जाते थे या बात करने जाते थे। और ये बेटा जो है चार्ली के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। तो साइकाइट्रिस्ट तो वो बाय प्रोफेशन थे, लेकिन ये उनके मित्र भी थे। अब यार आप लोग पढ़ रहे हैं, आप में से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, हैं कोई सीएफए कर लेगा, तो अलग अलग फील्ड्स हैं। तो इसका मतलब आपकी जो दोस्ती वो तो पहले से है ही सही, लेकिन ये जो है उनके बाय प्रोफेशन ये साइकाइट्रिस्ट थे। और ये कौन थे? ये फ्रेंड भी थे चार्ली के बहुत अच्छे। अब चार्ली ने जब उन्हें फैंटेसाइज कराया, फैंटेसीज बताई अपनी, कि मुझे लगता है जो अपना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का बेटा बहुत ही मुख्य यहाँ पे किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस पॉपुलर स्टेशन जहाँ पर ये लोग रहते हैं। सो ये बताते हैं जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक थर्ड लेवल भी है। ये कौन बताता है बेटा? ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं? चार्ली बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं बेटा? चार्ली बोल रहे हैं कि मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल भी है। जबकि बेटा थे कितने लेवल्स? सिर्फ 2 लेवल थे जिससे पूरी दुनिया ट्रैवल करती थी। तो सबको क्या लग रहा था कि ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेवल है, 2 लेवल्स ही वहां पर हैं। और जो कि थर्ड लेवल है, ये चार्ली इमेजिन करते हैं, क्योंकि ये वॉर की वजह से इतना परेशान हो चुके हैं, इतने टेंस्ड रहने लगे, इतने स्ट्रेस में रहने लगे हैं कि ये सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सो इस वजह से उनकी वाइफ लुइसा ने क्या बोला कि आप जाओ और एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ। और जब ये पहुंचते हैं, व्हेन ही विजिटेड सैम फॉर कंसल्टेशन, जब वो उन्हें दिखाने जाते हैं क्योंकि वो साइकाइट्रिस्ट थे, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? सैम ने ये डिक्लेयर करा कि आपको टेम्पररी रिफ्यूज हो रहा है। रिफ्यूजी वाली सिचुएशन नहीं होती है, आप टेम्पररी एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। किससे? अपनी टेंशन से। आपने हमेशा एक टर्म सुना होगा, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से आई वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। उसे हम इंग्लिश में एस्केपिज्म भी कहते हैं, जब इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी से, जो भी उसके साथ हो रहा होता है, उससे भागना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। तो बोला आप टेम्पररी तौर पे अपनी जिंदगी से भागना चाहते हो, बिकॉज द थिंग्स आर वेरी टेंस्ड वेयर वी आर लिविंग इन करंट सिनेरियोज। नाउ ही कॉल्ड इट, उन्होंने क्या बताया? सैम ने बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं? ही कॉल्ड इट वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कि आप जगे हुए तो हो, जगते हुए आप ड्रीम देख रहे हो, और ये ड्रीम कैसी है? दिस इज अ ड्रीम दैट यू वांट कि यार ये आपकी जो विश है, आपका जो ये सपना है, ये पूरा हो जाए, फुलफिल
हो जाए. सो बट स्लोली ही हिमसेल्फ गॉट ट्रैप्ड इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड. अब इसके आगे मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ, वरना कहानी का ट्विस्ट जो है वो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि सैम के साथ ऐसा क्या होता है. बट ही हिमसेल्फ, ही यानी कि बेटा जो सैम है वो खुद भी एक इस इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो कैसे होता है, क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में चैप्टर में बताऊंगी. अभी बताकर कहानी का जो ट्विस्ट और मज़ा है उसको खराब हम लोग नहीं करने वाले हैं. नेक्स्ट बेटा इसके जो किरदार हैं उनका नाम है लुइसा. अब लुइसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है चैप्टर में, ऐसा नहीं है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर फर्स्ट इज चार्ली एंड सेकंड इज सैम, थर्ड लुइसा है. लुइसा कौन है बेटा? लुइसा जो है वो चार्ली की वाइफ है. हु इज शी इज चार्लीज वाइफ. तो इनको बड़ा क्लेवर कनिंग लेडी बताया गया है इस चैप्टर में. और उसका कारण क्या है बेटा? लुइसा मेबेल इनका पूरा नाम है. शी वॉज अ वेरी श्रूड एंड अ कनिंग वुमन. श्रूड मतलब वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, मनी का ध्यान रखते हुए, मनी माइंडेड होते हैं. तो यहाँ पे इनको क्या है, शी वॉज अ श्रूड लेडी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में बिलीव करती थी. कनिंग यानी कि जिन्हें हम क्लेवर बोलते हैं, चालाक बोलते हैं. और कभी भी अगर कोई मौका लगता था टू चांस टू गेन वेल्थ, अगर पैसे कमाने का या पैसे अपने नाम करने का मौका मिलता था तो ये नहीं छोड़ती थी. शी यूज्ड टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू नॉक द डोर. वो बस इंतजार करती थी कि मेरे दरवाजे पर कोई अपॉर्चुनिटी यानी कि कोई मौका आए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने नाम कर सकूं. तो इनको इसीलिए इस चैप्टर में एक अपॉर्चुनिस्ट कहा गया है, क्योंकि एक मनी माइंडेड वुमन थी इसीलिए. तो ये आपको बस इतना बेसिक पता है, दैट इज़ क्वाइट सफिशिएंट, क्योंकि इनके बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई हैं. लेकिन सैम और चार्ली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के. सो नाउ विदाउट एनी डिले, क्योंकि हमने कैरेक्टर स्केच समझ लिए हैं डिटेल में, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. यहाँ पे बेटा जब थर्ड लेवल चालू होता है, इसके लिए कहा गया बहुत ही कैप्टिवेटिंग स्टोरी है. किसकी कैप्टिवेटिंग स्टोरी है? जो आपको बांध के रखेगी, एक 31 ईयर ओल्ड की, जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है. नाउ हु इज दिस 31 ईयर ओल्ड? His name is चार्ली. किसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? हम लोग चार्ली के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो चार्ली इज दैट 31 ईयर ओल्ड हु सीक्स रेस्ट एंड ही वांट्स टू एस्केप. ये क्या करना चाहता है? रेस्ट करना चाहता है. और उसके जो करंट सिनेरियो है, जो मॉडर्न लाइफ है, जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉर जोन है, वॉर एरिया है, वॉर टाइम्स है, आप बोल सकते हो वॉर टाइम चल रहा है यहाँ पे. ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स व्हाट ही वांट्स टू डू इज ही जस्ट वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस. इसीलिए ये इमेजिन कर रहा है कि एक गेटवे है, एक रास्ता है यहाँ से निकलने का मेरे करंट सिनेरियो से. एंड दैट इज द थर्ड लेवल, दैट इज हिडन एंड इट एग्जिस्ट इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क. तो ये कहानी हम कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा? हम अगेन यूएस की बहुत ही फेमस सिटी न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं. लेकिन ये प्लेस कैसी है बेटा? एक मिस्टीरियस प्लेस है, क्योंकि बाकी और कोई भी इंसान इस थर्ड लेवल से कभी ट्रैवल नहीं कर पाया है. इसलिए लोग ऐसा मान रहे हैं कि चार्ली कहीं ना कहीं इसको इमेजिन कर रहा है. अभी तक बेटा चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा था, कैरेक्टर स्केच हमने जान लिया है, कैरेक्टर्स जान लिए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद इन द डिटेल. तो बेटा टू एक्सप्लोर हिज फैसिनेशन, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते थे, वो क्या था? थर्ड लेवल था, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते थे. तो वो एक दिन क्या करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं. उनका दोस्त कौन है बेटा? चार्ली का दोस्त कौन है? साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड जिसका नाम है सैम. तो ये सैम के पास जाते हैं और उन्हें इस थर्ड लेवल के बारे में बताते हैं. और क्या कहते हैं कि मेरी डिज़ायर है, मेरी क्या इच्छा है कि मैं यहाँ से एस्केप करके अपने फियर से दूर भाग जाऊँ. तो मेरी डिज़ायर है यानी कि मेरी इच्छा है, ठीक है, इच्छा है. इट इज़ माई चॉइस, इट इज़ माई इच्छा, इट इज़ माई डिज़ायर कि मैं यहाँ से एस्केप करूँ, भाग पाऊँ और अपने ये फियर्स को पीछे छोड़ पाऊँ. मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ चार्ली की क्या हॉबी है. ही लव्स कलेक्टिंग स्टैम्प, ही लव्स स्टैम्प कलेक्शन. अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, एक दिन जब सुबह होती है और एक दिन की क्या बात, एक दिन होता क्या है, चार्ली नेविगेट कर रहा है, यानी कि ढूंढ रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से रास्ता जो है उसको ट्राई कर रहा है फाइंड आउट करने का. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बस्लिंग, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी. एंड ही ऑफन फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट इन दी लैब्रिथाइन पैसेजवेज. तो ये पैसेजवेज है बेटा. अब क्या मैं आपको समझाती हूँ इसमें होता क्या था. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है बहुत ही बड़ा स्टेशन था, बहुत बड़ा स्टेशन था. अब आप इमेजिन करो इस पे इतने ज़्यादा अगर लोग हैं, इतना ज़्यादा हसल बसल रहता था, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग रहते थे. तो यहाँ पे लोगों के लिए रास्ता खोना काफ़ी ज़्यादा
रियलिस्टिक चीज थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी अगर कोई इंसान वहां रास्ता खो जाए। इतने सारे लोग थे इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, और यहाँ पे क्या थे बेटा, बीच बीच में कॉरिडोर्स निकलते थे। जिन्हें नहीं पता कॉरिडोर्स क्या होते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। कॉरिडोर्स बेटा जो ये बीच बीच में से रास्ते निकल रहे हैं ना, बीच बीच में जो ये पैसेज वेज बने होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉरिडोर्स कहते हैं। तो बेटा एक कॉरिडोर दूसरा कॉरिडोर, तो ये पैसेज वेज भी आप इन्हें मान सकते हो। तो एक पैसेज वे आपको दूसरे रास्ते पे ले जाएगा, दूसरा पैसेज वे कहीं और ले जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही कंफ्यूजिंग पैसेजेस थे कहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत रहती थी और बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन था। तो लोगों के लिए फिगर आउट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था। तो इन पैसेज वेज में लोग अक्सर क्या हो जाते थे बेटा, खो जाते थे। एक बार ऐसा ही कुछ किसके साथ हुआ, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ हुआ, जिनका नाम है चार्ली। तो एक बार क्या हुआ, ऑन वन ओकेजन व्हाइल अटेम्प्टिंग टू फाइंड हिज वे आउट, ये ऑलरेडी लेट हो रहे थे, रात में इन्हें घर पहुंचना था, एंड ही वाज नॉट एबल टू फिगर आउट द वे, सो ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि मैं उसे ढूंढ पाऊं। पर सडनली बेटा ये कहाँ पहुंच जाते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड कॉरिडोर में। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उस कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं, एंड दैट लीड्स हिम टू इल्यूसिव थर्ड लेवल, एक ऐसा थर्ड लेवल जिसको किसी ने भी देखा नहीं था या किसी को पता भी नहीं था उसके बारे में। ऐसे थर्ड लेवल पे कौन पहुंच जाते हैं, चार्ली पहुंच जाता है। एंड व्हेन इट हैपेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने वर्ड्स यूज करें यहाँ पे जरूरी नहीं आप वो यूज करें, यू नीड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। आप चाहो तो अपने आंसर्स खुद से फ्रेम कर सकते हो, दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे जब बेटा ये अपने घर लौट रहे होते हैं रात को काम से, ये ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं। सो व्हाट ही डिड वाज ही गॉट लेट, तो ये सोचते हैं कि यार अगर मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा मैं बाय रोड जाऊंगा, सो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन ले लेता हूँ, एंड आई विल कंपैरेटिवली आई विल रीच अर्लियर। तो जब ये रास्ता ढूंढ रहे होते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की भीड़ में, तो उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड कॉरिडोर दिख जाता है। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है बेटा, जिसकी आपको उम्मीद ना हो। कॉरिडोर बेटा इस तरीके जो लंबे लंबे पैसेज वेज होते हैं जो एक से दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। तभी बेटा टू हिज एस्टोनिशमेंट, जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे उनके मीनिंग मैं आपको खुद डिटेल में समझाऊंगी। टू हिज एस्टोनिशमेंट का मतलब है टू हिज सरप्राइज, इनको क्या सरप्राइज मिला, ही डिस्कवर्स अ स्मॉल एंटीक्वेटेड स्टेशन डेकोरेटेड विद गैस लैम्प्स, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ्स। अब ये जो है, जो कॉरिडोर था सॉरी, ये जो कॉरिडोर था बेटा, ये इन्हें कहाँ ले जाता है, ये कॉरिडोर इन्हें एक स्मॉल एंटीक्वेटेड स्टेशन की तरफ ले जाता है। एंटीक्वेटेड क्या है बेटा, जहाँ पे एंटीक चीजें हो, पुराना ओल्ड स्टेशन की तरफ ले जाता है। कौन ले जाता है, जो इनका अनएक्सपेक्टेड कॉरिडोर था, जहाँ इन्हें उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर ये गलती से चले गए थे और यहाँ पे ये इससे पहले कभी गए भी नहीं थे। तो इस अनएक्सपेक्टेड कॉरिडोर में ये क्या करते हैं, गलती से चले जाते हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड कॉरिडोर इन्हें कहाँ ले जाता है बेटा, एक नेक्स्ट स्टेशन पे ले जाता है जो इन्होंने कभी देखा नहीं था। नाउ हाउ वाज दैट स्टेशन, इस पे सवाल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है तो सुन लेना। ये स्टेशन बेटा बहुत स्मॉल था, इट वाज अ स्मॉल ओल्ड स्टेशन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड था, जैसे कि पहले के ज़माने में चीज़ें डेकोरेटेड हुआ करती थी। पहले के ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी स्टेशन वगैरह पे, गैस लैम्प्स, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो गैस लैम्प क्या होता है, जैसे हम हिंदी में लालटेन बोलते हैं, जो पेट्रोल या ऑयल से चलती है, जिसे हम इंग्लिश में लैंटेन भी बोलते हैं। तो लैंटेन तरह की चीज़ होती है ये, तो लैंटेन्स वहाँ पे थी जिसे हम गैस लैम्प बोलते हैं। और जो बूथ थे, जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है, जहाँ पे हम जब भी जाते हैं रेलवेज में इंक्वायरी करते हैं, टिकट परचेज करते हैं बेटा, ये कैसे थे, दे वर वुडन, ये लकड़ी के बने हुए थे। एंड ओल्ड टिकट काउंटर्स, और जहाँ से हम टिकट लेते थे वो काउंटर्स भी बहुत ज़्यादा पुराने थे। तो ये वाज वंडरिंग कि यार ये वाला लेवल तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, आई हैव नेवर बिन टू दिस स्टेशन, आई हैव नेवर बिन हेयर। सो यहाँ पे ये क्या करते हैं इसे चेक करने के लिए, व्हाट एल्स डिड ही डू, What else did he do बेटा, ये वहां पर क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर जो था, लोगों के जो कपड़े थे, जो मुस्टैच थी, जो बियर्ड थी, और खासकर जो ये वाले जो बाल होते हैं, ठीक है, लड़कों के आपको पता है ना यहाँ तक बाल आ रहे होते हैं। सो वहाँ जो आदमी थे उनके बाल यहाँ तक आ रहे थे, दैट मीन्स उस तरह की हेयर स्टाइल थी जो पहले के लोग रखा करते थे। तो उन्हें समझ में आया कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। और जैसे ही बेटा उन्होंने न्यूज़पेपर में
क्या करा, न्यूज़पेपर खोला ताकि वो डेट चेक कर पाए। तो वो डेट क्या थी उस तारीख पे, उस दिन की डेट थी जून 11 1894। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट हाउ डिड ही रीचेक द डेट और हाउ डिड ही कंफर्म द डेट, तो आपको बेटा लिखना होगा दैट व्हेन ही रीच द एंटीक्वेटेड यानी कि द ओल्ड स्टेशन, सो व्हाट डिड ही डू, इन्होंने क्या करा, ही ओपनड अ न्यूज़पेपर, जहां पे जिसका नाम क्या था, द वर्ल्ड नाम था उस न्यूज़पेपर का। ही ओपन द न्यूज़पेपर हुज नेम वाज द वर्ल्ड, और उस पे जब उसकी तारीख देखी, जब भी हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर आते हैं तो उस पे हमेशा उस दिन की तारीख लिखी होती है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई ये न्यूज़ आज से एक दिन पुरानी होगी, राइट, क्योंकि आज प्रिंट होके आया तो कल की न्यूज़ होगी। तो यहाँ पे बेटा उस न्यूज़पेपर की तारीख क्या थी, जून 11 1894, यानी कि दैट मीन्स ये बहुत पहले टाइम की बात हो रही थी। ही वॉज वेरी वेरी सरप्राइज कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, ये क्या चल रहा है मेरे साथ। नाउ इंस्पायर्ड बाय दिस न्यू एरिया, इस न्यू एरिया को देख के उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। चार्ली तो इतने टाइम से फैसिनेट कर ही रहा था कि वो एक शांति वाली जगह पर ट्रैवल करे, और स्पेशली कहाँ पे ट्रैवल करे बेटा, गेल्सबर्ग ट्रैवल करे। गेल्सबर्ग उन्हें एक बहुत ही चार्मिंग टाउन लगता था, जिसकी वो हमेशा ड्रीम करते थे, सपना देखते थे अपनी वाइफ के साथ जाने का। और गेल्सबर्ग में उनके दादाजी भी रहा करते थे बहुत समय पहले, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। सो यू वांटेड टू लीव इज मॉडर्न लाइफ ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज लाइक जैसे हमारा मुंबई है ना, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग बैड अबाउट इट, लेकिन मुंबई में जैसे कितना रश होता है, लोकल्स रहती हैं, भीड़ ज़्यादा है। समबडी हु इज लिविंग इन मुंबई, बट इफ़ ही और शी ड्रीम्स अबाउट अ विलेज लाइफ, कि मैं गाँव में जाके सुकून का जीवन जीऊँ, आराम से गाय और भैंसों को चारा दूँ, आराम से रिलैक्स करूँ, घर का खेती बाड़ी करके खाना खाऊं, तो यू आर इमेजिनिंग और ड्रीमिंग अबाउट विलेज लाइफ। सो अगर हम मुंबई में, बैंगलोर में, दिल्ली में, मेट्रो सिटीज़ में रहकर ये इमेजिन कर सकते हैं, तो बेटा वो लोग भी इमेजिन कर सकते हैं। और स्पेशली जब कौन सा टाइम हो, व्हेन इट वाज अ वॉर जोन, वॉर टाइम की बात चल रही है, इसीलिए वो बार बार इमेजिन करते थे कि वो किसी पीसफुल जगह पर चले जाएं अपनी वाइफ लुइसा के साथ। नाउ चार्लीज इंप्रेशन ऑफ गेल्सबर्ग इज वन ऑफ दैट picturesque homes, sprawling lawns and majestic trees where time moves at a leisurely pace। अब इसका लाइन का मतलब क्या है बेटा, गेल्सबर्ग इनके लिए क्या है, आप मानो जैसे पिक्चर परफेक्ट चीज़ नहीं होती कि जहाँ पर आप इमेजिन कर रहे हो अपने सपनों में, एक इमेजिन कर रहे हो, पिक्चर सोच रहे हो, जहाँ पे बड़े बड़े क्या हैं, दूर बहुत स्पेस है, तो अच्छे खासे क्या है वहाँ पे लॉन्स हैं, खूब ग्रीनरी है, ग्रास है, कोई वॉर जोन नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े बड़े मेजेस्टिक इज लाइक ह्यूज, बड़े बड़े क्या हैं, पेड़ हैं वहाँ पे, कि आराम से हम वहाँ रह रहे हैं, अवे फ्रॉम दी पोल्यूशन, बहुत फ्रेश एयर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बेटा बहुत लोगों के क्या हैं, ये ना सारे ड्रीम्स होते हैं, मतलब इवन आई वोंट डिनाई। मैंने जब पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू देखा था, तो इनफैक्ट वो भी कहते हैं कि हम रहते हैं मुंबई काम की वजह से, लेकिन आज भी हमारा जो दिल है वो कहीं ना कहीं हमारे गांव में ही है। जिस तरह की लाइफस्टाइल हम वहाँ जीते थे, हमारे माता पिता वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया था उनके पिताजी तो अब उनका देहांत हो चुका है, लेकिन माता जी अभी भी वहाँ हैं। तो स्टिल येस, पीपल ड्रीम ऑफ दिस लाइफ। और मुझे खुद को लगता है कि यार मतलब मैं इतना ज़्यादा पोल्यूशन में रह रही हूँ, इससे बेटर है कि आई शुड गो टू अ प्लेस, मे बी टू अ विलेज और टू अ स्मॉल सिटी, जहाँ पे पोल्यूशन ना हो और बहुत ही पीसफुल लाइफ हो, ये ट्रैफिक ना हो। अनफॉर्चुनेटली वी नो कि हमारे में से किसी की गलती नहीं है, हम सब वो ट्रैफिक में फंसते हैं, वो होता है, कुछ कुछ चीज़ों में हमारी गलती है भी सही, ठीक है। तो बेटा ये सब दिक्कतें हमें आती हैं, तो लोग क्या इमेजिन करते हैं ये चीज़, और ये गेल्सबर्ग को कैसा इमेजिन करते थे, ये गेल्सबर्ग को एक परफेक्ट पिक्चर वाला शहर होता है ना, जो परफेक्ट पिक्चर होती है, वैसा इमेजिन करते थे किसको, गेल्सबर्ग को। तो इट इज़ लाइक अ पिक्चर परफेक्ट होम, जहाँ पर बड़े बड़े मेजेस्टिक ट्रीज होंगे, बड़े बड़े लॉन्स होंगे, और वहाँ पे जो टाइम है ना वो बिल्कुल लेजरली फ्री टाइम, बिल्कुल आराम से बीतेगा, बहुत आराम से हम लोग इंजॉय कर पाएंगे। इस तरह का टाइम कौन स्पेंड कर पाएंगे वहाँ पे, चार्ली और लुइसा। चार्ली जो उसके मुख्य किरदार हैं और उनकी वाइफ लुइसा के लिए वो इस तरह की लाइफ देखते हैं। क्या करते हैं बेटा, इस तरह की लाइफ इमेजिन करते हैं खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए। सो नाउ बेटा डिटरमाइन टू मेक दिस ड्रीम अ रियलिटी। अब ये क्या करना चाहते हैं कि जो इनका सपना है, इन्हें अब वो थर्ड लेवल मिल चुका है, वो स्टेशन मिल चुका है जहाँ से ये वापस जा सकते हैं, तो ये अपने सपने को एक रियलिटी में बदलना चाहते हैं। अभी करंटली जब ये न्यूयॉर्क में रहते हैं तो इनके पास क्या चलता है, हाँ डॉलर्स चलते हैं। तो ये करते हैं कि वापस से मैं उस स्टेशन पर जाऊँ, और ये क्या करना चाहते हैं, इनके $300 को एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो 1894 में करेंसी चलती थी, है ना,
उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बेटा? करंटली जो इनके $300 हैं इसको ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि ये बैक में टाइम ट्रैवल करके गेल्सबर्ग जाके उस पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर पाए। सो व्हाट ही वांटेड टू डू वाज ही वांटेड टू कन्वर्ट हिज $300 इनटू ओल्ड करेंसी टू हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ विथ हिज वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ये चाहते हैं, तो ये अपनी जो करेंसी है उसको चेंज कराने के लिए पहुंच जाते हैं एंड बिलीविंग इट विल बी इनफ फॉर देयर ट्रिप, कि इनकी गेल्सबर्ग की ट्रिप के लिए पैसा क्या होगा, काफ़ी सफिशेंट होगा। ये स्टेशन पर जाते हैं कि मुझे जो है ये पैसे कन्वर्ट करवाने हैं, बट उस टाइम तो इनके पास पैसे होते नहीं है। फर्स्ट डे बेटा जब ये स्टेशन पर पहुंचे होते हैं तब इनके पास सफिशेंट पैसे नहीं होते हैं कि ये चेंज करवा लें अपनी ओल्ड करेंसी में। तो इन्हें समझ में आता है कि पैसे मेरे पास पूरे नहीं हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम वापस थर्ड लेवल पे आऊँगा, जो ये पुराना स्टेशन है, एंटिक्वेटेड स्टेशन है, यहाँ आऊँगा और जो है सफिशेंट पैसे लेकर आऊँगा कि मैं उसे कन्वर्ट करवा पाऊँ। तो फर्स्ट टाइम इनके पास सफिशेंट पैसे नहीं थे। सो नाउ हाउ एवर व्हेन ही वॉज रिटर्निंग, जब ये रिटर्न करना चाहते थे कहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बेटा, अब ये क्या करने चाहते हैं, फर्स्ट डे तो इनके पास पैसे नहीं थे, कम थे। अब सेकेंड टाइम जब ये चाहते हैं कि मेरे पास हैं पैसे, मैं अपनी वाइफ और खुद की टिकट के लिए पैसे लाया हूँ जाने आने के हिसाब से, सो व्हाट विल आई डू, आई विल अगेन गो टू द थर्ड लेवल। मैं उस स्टेशन पे जाऊँगा, एंटिक्वेटेड ओल्ड स्टेशन पे, और जाके अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट ले लूँगा। अब जब ये दूसरी बार वहाँ जाना चाहते थे उस टिकट को खरीदने के लिए, तो बेटा इन्हें वो मिलता ही नहीं है, बिकॉज ही वंस अगेन स्ट्रगल्स टू लोकेट दैट कॉरिडोर। वो ये कॉरिडोर ढूंढ ही नहीं पाते हैं जो उन्हें पिछली बार कहाँ लेकर गया था, थर्ड लेवल तक लेकर गया था, and leaving him unable to begin his imagined adventure to Galesburg। तो इन्होंने जो इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था, लीविंग हिम अनेबल टू बिगिन, अब वो वापस शुरुआत नहीं कर सकते थे कि वो ये सोच पाएँ कि मेरी लाइफ गेल्सबर्ग में कैसी होगी, क्योंकि मैं गेल्सबर्ग जाऊंगा कैसे, मैं उस थर्ड लेवल को, उस कॉरिडोर को अब वापस ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था जब मैं काम से लौट रहा था। सो बेटा चार्ली की जो लॉन्गिंग है, चार्ली इज लॉन्गिंग फॉर द थर्ड लेवल एंड गेल्सबर्ग, इट बिकम्स अ पैशन, इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर हिम कि मुझे कैसे भी करके अपना जो ये ड्रीम है, अपना जो ये सपना है, ये सच करना ही है। और जब ये कहानी अपने दोस्त सैम वाइनर को बताते हैं जो इनके साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड होते हैं, क्यूरियसली जिज्ञासा के साथ सैम ने क्या करा, सैम भी कुछ टाइम के बाद मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया। कैसे हुआ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं सब कुछ समझाऊंगी आपको डिटेल में, जस्ट वेट फॉर 1 more minute। अब बेटा चार्ली जब ये वाली चीज़, चार्ली जो बात है, चार्ली जो ये पूरी कहानी है, ये किसको बताते हैं, लुइसा को बताते हैं। ये कल मुझे क्या मिला था लुइसा, चार्ली ये कहानी बताते हैं किसको, लुइसा को, अपनी वाइफ को, कि मुझे है ना डियर वाइफ मुझे एक द थर्ड लेवल मिला है। अभी तक हम लोगों को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 लेवल्स ही पता थे। आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल, और आज मैं जाकर वो करेंसी चेंज करवाना चाहता हूँ। तो लुइसा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है सुनकर कि मेरे पति को क्या हो गया, हैज़ ही गॉन मैड, इज ही क्रेजी, और ये हमारे सारे पैसे खराब कर रहे हैं। दैट्स वाई इनको कहीं ना कहीं कनिंग महिला भी कहा गया है। ये तो सारे पैसे बर्बाद कर देगा, हमारे $300 निकाल के ले गया है। थे वो बेटा चार्ली के, लेकिन उनकी वाइफ को था कि ये सारे पैसे क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, दैट ही विल गो एंड चेंज द करेंसी। तो शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड शी वॉज वेरी टेंस्ड कि कहीं ना कहीं ये सारे पैसे जो है खराब ना कर दे। वो बोलती हैं ऑफ कोर्स हमें आपको साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, आपका जो ध्यान है, फोकस है, वो सारा फालतू की चीज़ों में चला गया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद बेटा चार्ली को पता चलता है कि कुछ टाइम से उनका दोस्त सैम भी उन्हें नहीं मिला है। सैम कौन नहीं मिल रहा है, जो उनका दोस्त था, जो एक साइकाइट्रिस्ट था, ठीक है। और जब इन्हें पता चलता है कि सैम भी कुछ समय से क्या है, डिसअपियर हो चुका है, तो ये बात सुन के चार्ली और लुइसा दोनों ही बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं कि ये गए तो गए कहाँ और क्या माजरा है, what has happened। ठीक है, अब पता लगाना है कि कहाँ चले गए हैं सैम, माजरा क्या है, क्या मैटर हुआ है। तो जैसा मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था और गेल्सबर्ग उनकी फेवरेट प्लेस थी। कहीं ना कहीं उनके ग्रैंडफादर भी वहाँ रहे थे बहुत सालों पहले, तो उन्हें पता था कि बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है विच इज़ वेरी पीसफुल, जहाँ बहुत प्यारे प्यारे से पेड़ पौधे हैं, लंबे से बड़े बड़े से, मुझे भी वहाँ पर जाना है। तो ये अपने स्टैम्प कलेक्शन में, जो उनका लेटर कलेक्शन था, जो इनका स्टैम्प कलेक्शन था, एक दिन वहाँ पर कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ ढूंढ रहे
रहे होते हैं। तभी बेटा ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। चार्ली को वहां पे क्या मिलता है अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन में, बहुत पुराने स्टैम्प कलेक्शन में, ही फाइंड्स एन अनएक्सपेक्टेड लेटर एड्रेस्ड टू हर। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे हिम होना चाहिए। अब बेटा चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन में एक लेटर मिलता है और उस लेटर पे क्या लिखा होता है, एक 6 सेंट का स्टैम्प लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा, जैसे हमारे यहाँ पे रुपीस चलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे पैसे चलते हैं, तो यहाँ पे 6 सेंट, जैसे अपने यहाँ पे 1 रुपी है, उससे छोटा 25 पैसा 50 पैसा पहले चला करता था। यहाँ पे डॉलर से छोटा क्या है, 6 सेंट। तो 6 सेंट का स्टैम्प लगा था और उस पर तस्वीर किसकी बनी थी स्टैम्प पे, जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी की तस्वीर होती है, तो यहाँ पे बेटा जो तस्वीर बनी थी वो किसकी थी, प्रेसिडेंट गारफील्ड की बनी थी। प्रेसिडेंट गारफील्ड की बनी थी। वो समझ जाते हैं ये लेटर देख के कि ये लेटर तो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का लेटर है, तभी तो प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो लगी हुई है, 6 सेंट का स्टैम्प लगा है जो आज चलता भी नहीं है, और उस पर पोस्ट मार्क करी हुई थी। क्या डेट लिखी हुई थी बेटा, जुलाई 1894। तो इन दोनों तीनों चीज से प्रूफ हो चुका था कि ये लेटर जो है बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, एंड दिस इज एड्रेस टू नन अनदर देन सैम। ये लेटर किसको लिखा गया है, सैम को लिखा गया है। चार्ली तभी समझ जाते हैं बेटा कि जो 3rd लेवल उनको मिला था उस दिन, जहाँ पे ये चाह रहे थे वापस जाना, जिस 3rd लेवल से ट्रेन पकड़कर चार्ली गेल्सबर्ग जाना चाहते थे, वो तो वहां नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनका जो दोस्त है सैम द साइकाइट्रिस्ट, वो वहां पहुंच चुके हैं। तभी तो पुराने टाइम का लेटर जो है वो सैम के नाम पर लिखा गया है। अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल होता अगर उन्होंने टाइम ट्रैवल नहीं किया होता। तो ये सब कौन सोच रहा है बेटा, चार्ली सोच रहे हैं। तो आपको आई होप ये बात समझ में आई होगी। चार्ली को जब अपने स्टैम्प कलेक्शन में एक लेटर मिलता है, उस पे क्या लिखा होता है, 6 सेंट का स्टैम्प लगा होता है। प्रेसिडेंट गारफील्ड जो है बेटा, प्रेसिडेंट गारफील्ड का फोटो लगा हुआ होता है, एंड साथ ही साथ डेट क्या लिखी होती है, जुलाई 1894। ठीक है, तो ये डेट लिखी होती है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे बेटा 6 सेंट का स्टैम्प है, प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो है, तो समझ में आ जाता है कि ये पुराना कहीं ना कहीं जो है पुराने लेटर की बात हो रही है। और ये पुराना लेटर किसको एड्रेस था, सैम को एड्रेस था। और चार्ली को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त जो है सैम, जिसको मैं सारी बातें बताता था, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। चार्ली लर्न्स दैट सैम हैज सक्सेसफुली रीच्ड गेल्सबर्ग। सैम कहाँ पहुंच चुके हैं बेटा, गेल्सबर्ग पहुंच चुके हैं। और उन्होंने एक खत लिखा था वहां से, उन्होंने एक खत लिखा था वहां से बेटा, किसको, चार्ली को और लुइसा को। तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में क्या वो लेटर दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उन्होंने लिखा था, चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the 3rd level. I have been here 2 weeks, and right now down the street of the dailies, someone is playing a piano and they are all out on the front porch. Porch is like बाहर का जो बेटा एरिया होता है, आंगन होता है. Everybody is singing songs like Seeing Nellie Home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find it. अब यहाँ पे बेटा मैंने आपको एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लेटर बताया है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है that how can we say that Sam was in the Galesburg and that is for sure, तो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि सैम ने चार्ली और लुइसा को भी वहाँ इनवाइट करा था कि मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं, मैंने फाइनली वो 3rd लेवल ढूंढ लिया है, तुम दोनों भी ढूंढो और तब तक ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता। तो इस तरीके से सैम इन दोनों को भी वहां पे, चार्ली और लुइसा हस्बैंड वाइफ को भी वहां पर बेटा क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, उन्हें भी क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। यहाँ पे बेटा आपकी स्टोरी एंड होती है। अब जिन्हें भी थीम समझना है उन्हें मैं समझाऊंगी, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे बेटा क्या होता है, द स्टोरी एंड्स विद द रियलाइजेशन दैट सैम वॉज एन एनिग्मेटिक मैन। एनिग्मेटिक क्या होते हैं बेटा, ही वॉज अ मिस्टीरियस पर्सन। मिस्टीरियस कौन होते हैं, जो फुल ऑफ मिस्ट्रीज होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी रहस्यमय बातें छुपी हुई हो। तो ही वॉज अ मिस्टीरियस मैन
who shared Charlie's fascination, उनके अंदर भी वही उम्मीद, वही जिज्ञासा थी जो उनके दोस्त चार्ली के अंदर थी, ठीक है। तो चार्ली के जो साइकाइट्रिस्ट थे, उनके दोस्त जो सैम थे, दोनों कहीं ना कहीं गेल्सबर्ग को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था कि वो वहाँ जाएं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लेटर है इट सर्व्स एज अ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट मतलब क्या होता है, टेस्टिमनी क्या होती है बेटा, काइंड ऑफ एन एविडेंस आप मान सकते हो। सो इट वर्क्स एज एन एविडेंस टू द पावर ऑफ द इमेजिनेशन एंड yearning टू एस्केप द बर्डन्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। तो यहाँ पे बेटा चैप्टर जब एंड हुआ है, आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा दैट मैम डज दैट थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट। तो बेटा इसका जवाब आप खुद से लिख सकते हो। अगर आप येस लिखोगे तो आपको उसके सपोर्ट में लिखना होगा, नो लिखोगे तो आपको ये बताना होगा दैट नो दैट थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, चार्ली वॉज जस्ट इमेजिनिंग ऑल ऑफ इट, क्योंकि वो वॉर जोन से बचकर कहीं टाइम ट्रैवल करके जाना चाहता था जब वॉर वाली सिचुएशन नहीं थी, उस टाइम में जाना चाहता था, उस एरा में जाना चाहता था। एंड ही वांटेड टू एस्केप, वो भाग रहा था किससे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं बोल सकते, उसकी लाइफ में जो इतनी सारी बर्डन्स थे, इतनी सारी दुख तकलीफें थी, इतना स्ट्रेस था सिटी लाइफ की वजह से, इतना प्रेशर था काम का, एंड वॉर की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे, कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। एंड यू नो इफ यू हैव टू रेज योर किड्स इन सच अ सिचुएशन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। पहले तो शायद हम लोग इस चैप्टर को इमेजिन भी नहीं कर पाते बेटा, लेकिन आजकल तो हमने खुद इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स देख ली। वी हैव सीन रशिया यूक्रेन वॉर, नॉट जस्ट बाय लिविंग देयर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। देन वी हैव सीन इजराइल ईरान वॉर, देन वी सॉ इंडिया पाकिस्तान जो हमारा वॉर 3-4 डेज के लिए चला था। So these conditions or these things are very very difficult। ये जो टाइम होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग तो हमारे घर पे सुरक्षित थे क्योंकि हमारे जो वीर जवान हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो हमारे लिए वहाँ लड़ रही थी। सो वी आर वेरी प्राउड एंड ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट सच ब्यूटिफुल सोल्जर्स, ब्यूटिफुल एंड वेरी करेजियस। ब्यूटिफुल सुंदरता की बात नहीं हो रही, इट्स लाइक ब्यूटिफुल बाय हार्ट, जो अपने देश से और हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग सुरक्षित थे। बट बेटा बस एक बार इमेजिन करो, जिन लोगों के गांव या घर बॉर्डर के पास थे उन लोगों की क्या कंडीशन रही हुई। कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत डर में आ गए होंगे, दहशत में आ जाता है इंसान की यार अगला जो बॉम्ब है, अगला जो ड्रोन है मुझ पे या मेरे परिवार पे ना गिर जाए। तो स्ट्रेस वो तो रहता ही है। तो इसीलिए वॉर की वजह से कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो कि नो द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट बट चार्ली वॉज इमेजिनिंग इट, ही वॉज फैसिनेटिंग about the third level every time because he wanted to reach Galesburg. That's why he used to fascinate about it. And when he told this story to Sam, even he started imagining it so much that he felt that he has traveled. उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्होंने भी ट्रैवल करके कहाँ पहुँच गए हैं, वो गेल्सबर्ग पहुँच गए। अगर आप नो लिख रहे हो, अगर आप येस लिख रहे हो तो आप टेस्टामेंट में टेस्टिमनी किसकी ले सकते हो, एविडेंस किसका ले सकते हो, उस लेटर का लिख सकते हो। किस लेटर का? अगर आप बोल रहे हो येस द थर्ड लेवल एग्जिस्ट और वो गेल्सबर्ग गए थे, तो आप लेटर को एज एविडेंस यूज कर सकते हो कि भाई उन्होंने लेटर लिखा है लुइसा को और चार्ली को, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो गेल्सबर्ग पहुंचे हो। और जो लोग लिख रहे हैं नहीं थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, तो हो सकता है कि लेटर भी क्या हो, चार्ली की एक इमेजिनेशन हो। इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ दी चार्लीज इमेजिनेशंस कि भैया ऐसा ऐसा हुआ होगा और वो हमें वहां बुलाना चाह रहा है, लेकिन हो सकता है वो भी गेल्सबर्ग गया ही ना हो। तो आई होप आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे बेटा। एंड यहाँ पे जिन बच्चों को थीम ऑफ द चैप्टर चाहिए, यहाँ पे मैंने आप लोग को थीम भी प्रोवाइड कर दी है। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? थीम ऑफ द चैप्टर भी बेटा मैंने आपको दे दी है। थीम ऑफ द चैप्टर आप ये लिख सकते हैं कि थर्ड लेवल जो है इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एस्केपिज्म। लोग अपनी रियलिटी से एस्केप करके भागना चाहते हैं, और चार्ली की क्या डिज़ायर थी, क्या इच्छा थी कि जो भी उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो सिटी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड अनसर्टेनिटीज़ हैं मॉडर्न वर्ल्ड की। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है बेटा, वॉर प्रोन एरियाज है, वॉर जोन चल रहा है, वॉर एरिया है। तो उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, यही क्या है बेटा, इसका थीम है चैप्टर का। और ये इवोक करता है और ज़्यादा क्या जगाता है हमारे मन में, नॉस्टैल्जिया।
नॉस्टैल्जिया का अर्थ क्या होता है बेटा, जब आप किसी पुराने टाइम को या मेमोरी को याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हें नॉस्टैल्जिया किस चीज़ का हो रहा है, द लॉन्गिंग फॉर सिंपलर टाइम्स, जब कभी कोई वॉर नहीं थी, सिंपलर टाइम्स थे, शांति थी, देयर वाज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बहुत ज़्यादा शांति थी, एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल, तो उसे हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। ट्रैंक्विलिटी इज ऑल्सो सिमिलर टू पीस, ओनली शांति होती है, और शांति पाना वॉज मोर अटेनेबल, अटेन कर सकते थे, पॉसिबल था। तो स्टोरी ये रिफ्लेक्ट करती है, ये बताती है कि हमें इन वॉर जोन्स में, इन वॉर टाइम पे हमें टेम्पररी वहाँ से भागने का मन करता है, एंड वॉट वी डू इज वी स्टार्टेड इमेजिनिंग थिंग्स, एंड दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन, और यू कैन से द पावर ऑफ ड्रीम्स। तो इसका थीम ये है, मेन थीम जो है, दैट पीपल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ, एंड स्पेशली इन दिस war areas. Okay, and we long for what we want, we really want simpler times, जहाँ पे पीस और शांति हमारे पास हुआ करती थी। इस चैप्टर में उनको पीस और शांति वो कहाँ इमेजिन करते थे, गेल्सबर्ग में इमेजिन करते थे, इसीलिए ये बार बार थर्ड लेवल से ट्रेन लेकर गेल्सबर्ग जाने की पूरी इच्छा जताते थे। अगेन आई हैव टोल्ड यू, गेल्सबर्ग इज अ सिटी इन दी USA। ठीक है, इलियनॉय जो है बेटा, ये वहाँ पे एक स्टेट है, आई थिंक यही नाम है उसका, ये एक स्टेट है, इसके अंदर एक सिटी है बेटा जिसका नाम है गेल्सबर्ग। जैसे राजस्थान में जयपुर है, महाराष्ट्र में मुंबई है, सो ये वहाँ पे स्टेट हो गई, इसके अंदर सिटी है बेटा गेल्सबर्ग, जहाँ वो बार बार अपनी जाने की इच्छा व्यक्त करते थे। ठीक है, चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके लास्ट में नहीं, जो बीच में दिया हुआ है वो वाले क्वेश्चंस भी मैं करवा रही हूँ। सो दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बीच में होते हैं, वो वाला हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आ भी सकता है। थर्ड लेवल बेटा किसको रेफर करता है? सो थर्ड लेवल क्या है बेसिकली? सो थर्ड लेवल इज the world, the third level is the world somewhere between desire और dream। तो desire और reality के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो dream, सपने और reality के बीच में अगर कुछ है तो वो एक है थर्ड लेवल, क्योंकि कहीं भी हमारे पास एग्जैक्ट के प्रूफ नहीं है कि सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये क्या है? इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जहाँ आप चीज़ें फैंटेसाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, एंड यू क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ ओकेजनली, ओकेजनली यानी कि कभी कभार, टू सीक एस्केप, क्योंकि आप वहाँ से क्या करना चाहते हो, निकलना चाहते हो, भागना चाहते हो। तो अगर आप स्टार्टिंग में ये लाइन नहीं लिखना चाहो तो आप नॉर्मली भी थर्ड लेवल को डिस्क्राइब कर सकते हो। थर्ड लेवल वॉज दी another level apart from two levels, it was the third level on the Grand Central Station। पहली लाइन ये लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो third level is the world somewhere between dream और reality। ड्रीम एंड रियलिटी होगा बेटा, और तो चॉइस के लिए होता है, ड्रीम एंड रियलिटी के बीच में ये एक है। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम इस थर्ड लेवल से ट्रैवल करना चाहते हैं टू आवर पास्ट, जहाँ पे हमारे फोर फादर्स, पहले की जनरेशन रहा करती थी विदाउट एनी टेंशन, दे वर वेरी हैप्पियर, एंड दैट इज द वर्ल्ड वी वांट टू एस्केप फ्रॉम आवर करंट प्रॉब्लम्स, वरीज एंड टेंशंस। तो क्या है, आप पहले इसको नॉर्मली डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट थर्ड लेवल इज अ लेवल on Grand Central Station in New York, but the third level is a world between dream and reality, from where people want to escape to the older times, to the picture perfect times where their forefathers have lived without any worries, विदाउट एनी टेंशंस और विदाउट एनी एंग्जाइटीज। तो इस तरीके से बेटा आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे जिन्हें कंफ्यूजन है मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बेटा मैंने इज क्यों यूज किया है, व्हाट डज। तो बेटा डू और डज जो है हम लोग कब यूज करते हैं, डू और डज। जिन्हें भी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है सभी बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। डू और डज जो है बेटा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो जिन्हें नहीं पता है उस बात को पत्थर की लकीर मान के याद कर लें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज आता है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट में ही मुझे आंसर भी करना होगा। इफ माय क्वेश्चन इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर मेरा क्वेश्चन किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है बेटा, तो मेरा आंसर भी किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पे मैं इज, एम, आर में से ही कुछ एक यूज कर सकती हूँ। थर्ड लेवल, एक लेवल की बात हो रही है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इज। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन बेटा, ये भी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तो आपको क्या लगता है कि वो दोबारा थर्ड लेवल पे जाएंगे? विल ही एवर गो बैक टू बाय अ टिकट?
उन्हें मिला तो था नहीं, फर्स्ट टाइम तो मिल गया था गलती से अपने आप, सेकंड टाइम नहीं मिला था, सो विल ही गो बैक? व्हाट डू यू थिंक? इसमें आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हो, बट प्लीज बेटा प्रूव इट, राइट इट इन टर्म्स ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट टू द चैप्टर। खुद से मत बना देना कहानी, जो चैप्टर में गिवन होता है हमें उसी को स्टिक करना जरूरी है। सो टाइम ट्रैवल इज अ टेम्पररी रिलीफ दैट मैन सीक्स टू एस्केप फ्रॉम द रश ऑफ हिज प्रेजेंट एग्जिस्टेंस और सिनेरियो। आप बोल सकते हो टाइम ट्रैवल वो करना चाहेंगे। तो टाइम ट्रैवल क्या है बेटा? सच में कोई टाइम ट्रैवल मशीन तो नहीं है कि हम कर लें। इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ और इट इज़ जस्ट अ ड्रीम दैट वी आर थिंकिंग। भैया आज मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ रहती हूँ और मैं इमेजिन करूँ कि भैया यहाँ से मैं आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जाना चाहती हूँ जब मेरे ग्रैंडफादर रहा करते थे। सो हाउ थिंग्स वर देयर, तो मैं इमेजिन ही करूँगी, मैं सच में जा तो नहीं पाऊंगी। सो टाइम ट्रैवल एक टेम्पररी रिलीफ है जो हम सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे। सो इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी दैट चार्ली हैड क्रिएटेड। ये सारा जो इमेजिनेशन था बेटा ये चार्ली ने ही करा था। सो येस, हम इसमें डेफिनेटली आंसर लिखते हैं। सो येस, he would go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife. And what he did was he also exchanged all his savings for 1894 currency to buy tickets. तो ये जब हमें पता चला था कि उन्होंने एक बार ये चीज़ करी है तो डेफिनेटली दूसरी बार भी वो ये चीज़ करेंगे. So however he could not find the third level again as it did not exist. तो कहीं ना कहीं बेटा ये सवाल ये है कि जब फर्स्ट टाइम जो है इन्हें स्टेशन मिल गया था, तो यहाँ पे सवाल जो ये आपसे पूछ रहे हैं इन टेक्स्ट में, वो चार्ली एवर गो बैक, तो ये सेकंड टाइम के लिए पूछ रहे हैं कि सेकंड टाइम आपको लगता है कि ये पैसे लेकर जाएंगे, तो यस ये तो गए ही थे ना, तो आंसर क्या होगा? दैट यस ही वुड गो बैक. और ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने सारे अपने जो पैसे हैं वो निकलवा लिए थे, विड्रॉ कर लिए थे, लगभग $300 इन्होंने विड्रॉ भी कर रखे थे कि ये $300 को क्या करवाएंगे. $300 बेटा आज बड़ा अमाउंट है. यू आर टॉकिंग अबाउट विच ईयर, बहुत सालों पहले की बात कर रहे हैं. तो ये अपनी जो $300 जो ये न्यूयॉर्क में यूज करते थे सबको ओल्ड करेंसी में चेंज करवा लेंगे टू गो टू गेल्सबर्ग, जिसकी वजह से इनकी वाइफ बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई थी कि ये आदमी तो हमारा पूरा पैसा बर्बाद कर रहा है. ही वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इट टू 1894 करेंसी. 1894 सन जो था जिसमें उन्होंने स्टेशन पे अखबार पे डेट लिखी देखी थी, तो ये उस करेंसी में जो है सारे पैसे अपने $300 चेंज करवाना चाहते थे. तो डेफिनेटली येस ही विल गो टू द टिकट काउंटर टू बाय टिकट्स, तभी तो वो पैसे लेकर गए थे. सो दिस इज अ प्रूफ दैट येस ही वुड गो बैक टू बाय द टिकट्स. तो आंसर इज येस. Why it is a yes? Because yes, he withdrew his money $300 to convert it to the old currency that was of 1894 to buy tickets for his wife and himself. So answer is yes. ठीक है. अब आपके जो नीचे लास्ट में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करवाऊंगी. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? If yes, then why? आपको ऐसा लगता है कि सच में वो एक मीडियम था, एक तरीका था एस्केप का, वहाँ से भागने का? तो अगर आपको लगता है जी हाँ ये सही है तो आपको येस करके आंसर देना होगा एंड साथ ही साथ बताना होगा आपका सॉलिड रीजन कि आपको ऐसा क्यों लगता है. सो बेटा हम स्टार्ट कर सकते हैं. लाइफ टुडे इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरीज. और ये कौन सा टाइम था? इट वॉज अ वॉर टाइम. जिस वजह से एक इंसान क्या करना चाहेगा? डेफिनेटली टाइम ट्रैवल करना चाहेगा, क्योंकि वो क्या करना चाहता है इस टाइम पे? वो ट्रैवल करके व्हाट ही वांट्स टू डू इज ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम इट. क्या करना चाहता है? ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम इट. एंड ओकेजनली मैन सीक्स एस्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इज नॉस्टैल्जिक मेमोरीज. तो उनके लिए थर्ड लेवल क्या था मैं आपको समझाती हूँ. डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली? अगर आप खुद से भी बना रहे हैं बेटा इसका आंसर तो बिल्कुल इसका आंसर आप येस लिख सकते हैं. येस कैसे बनाते हैं? कॉमा yes. अब यहां से लिखो आप पूरा. yes the third level was a medium of escape for Charlie. आपको why लिखना है, आप उसको जस्टिफाई करो. कैसे जस्टिफाई करते हैं बेटा? रीजन कैसे देते हैं? बिकॉज लिख के. सो येस द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली बिकॉज
Life today is full of insecurities, fears, and worries, and a man wants to time travel and he wants to escape from it. And occasionally a man seeks escape into the world of fantasy and his nostalgic memories. हर कोई क्या फैंटेसाइज करता है, क्या सोचता है, अपनी पहले की अच्छी मेमोरीज के बारे में, उसे नॉस्टैल्जिया होता है, यानी कि उन पुरानी चीज़ों को क्या करता है बेटा, याद करता है, एंड ही वांट्स टू बी हैप्पियर. तो डेफिनेटली येस, हम बोल सकते हैं कि ये उसके लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप था, क्योंकि आजकल के मॉडर्न टाइम में जो रैट रेस चल रही है, अगर उससे बचना है तो हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं या करना चाहेंगे. रैट रेस क्या होती है बेटा? रैट रेस ये हमारे माता पिता कभी कभार में बोलते हैं, शर्मा जी के लड़के की इतनी परसेंटेज आई है, तुम्हारी क्यों नहीं आई, या उनके बच्चे की इतनी आई, तुम्हारी क्यों नहीं आई. तो हम लग जाते हैं कि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हम वो चीज़ करते हैं, फिर हम नौकरी में आ जाते हैं. नौकरी की जो रेस है, कोई आपसे ऊपर डेजिग्नेशन पे होगा, कोई आपसे नीचे पे होगा, तो हमेशा आपका जो कंपैरिजन सोसाइटी करेगी वो आपसे ऊपर वाले से करेगी. उनका लड़का तो मैनेजर बन गया, उनका लड़का तो सीनियर मैनेजर बन गया, उनका लड़का डायरेक्टर बन गया, तुम अभी तक तो वहीं के वहीं हो. तो इस तरह की जो बातें हैं लोग बोलते हैं, और ये क्या है, एक रैट रेस है, एक रेस है भेड़ बकरियों की, चूहों की, हम सब भाग रहे हैं एंड वी डोंट नो दैट व्हाट वी एक्चुअली वांट. क्या पैसा हमें दुनिया की हर वो खुशी दे सकता है जो हम चाहते हैं? कैन इट गिव्स अस पीस? नो, इट कैन नॉट. कैन इट अश्योर दैट कि हमारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, हमारे साथ रहेगी? नहीं. अगर हमें पैसा कमाना है तो इतनी बार हमें शहर छोड़कर बाहर आना ही पड़ता है. तो दीज बिग सिटीज, दे गिव अस maybe even say good money, but can they give us peace and happiness? I think that's a big क्वेश्चन मार्क. सो ये जो रैट रेस है मॉडर्न टाइम्स की, इसमें जब हमें भी जब इनसे दूर भागना होता है, एस्केप करना होता है, तो हम भी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, यानी कि अपने बचपन की, अपने दादा दादी के साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं. तो इसका आंसर होगा येस, और बिकॉज से आप यहाँ से लिख सकते हो, बिकॉज लाइफ टुडे इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपके इसमें एनसीईआरटी में गिवन है, What do you infer from Sam's letter to Charlie? इस सवाल का मतलब है कि सैम ने जो खत लिखा था चार्ली को इतना 1894 वाले टाइम से, तो आप इसे क्या समझ सकते हो? What can you say from that? तो हम क्या कह सकते हैं? Sam's letter shows man पिनिंग फॉर दी सिंपल, लेस हैरेसिंग एंड अ हैप्पियर एरा. यानी कि ये कौन सा टाइम चाहते थे सैम और चार्ली दोनों? बिना वॉर का टाइम चाहते थे. दे वांटेड अ गुड टाइम. एंड कहीं ना कहीं क्योंकि चार्ली बहुत कहानियां सुनाते थे सैम को गेल्सबर्ग के बारे में, तो हम ये भी कह सकते हैं हो सकता है सैम भी वो सारी चीज़ें सुन सुन के इमेजिन करने लगा हो. बेटा सैम क्या थे? प्रोफेशन से एक साइकाइट्रिस्ट थे. उन्हें बहुत सारे लोग आते थे और अपनी परेशानियां बताते थे. साइकाइट्रिस्ट का तो काम ही है जो ब्रेन वाली चीज़ों को डील करते हैं, कि हम ये इमेजिन कर रहे हैं, हमें ये दिक्कत आ रही है. तो बहुत बार ये होता है कि आप दिन में 10 लोगों की भी ऐसी बातें सुन रहे हो एवरी डे, एवरी ईयर ही इज जस्ट लिसनिंग टू वरीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पेशेंट्स. तो कहीं ना कहीं उनकी तकलीफें सुनते सुनते ये हो सकता है डेफिनेटली कि इन्होंने भी क्या कर लिया हो, अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लिया हो. कहाँ ट्रांसपोर्ट कर लिया? ही ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड हिमसेल्फ इन टू द टाइम पीरियड ऑफ हिज एंसेस्टर्स whose quality of life he considered was better than their present existence. तो आपको सैम के लेटर से क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया, आप इसमें ये लिख सकते हो, as he was a psychiatrist, he used to listen to a lot of worries of lot of his patients and including his friend Charlie. Charlie always wanted to go to Galesburg because it was a very pretty and a very peaceful place. So maybe that's why, because of hearing so many such stories, Sam also transported himself. ट्रांसपोर्ट यानी कि इमेजिन कर लिया अपने आप को वहाँ पे एक ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स यानी कि बेटा हमारे ग्रैंडफादर या हमारे फोर फादर्स जिस टाइम पीरियड में रहा करते थे. और इसमें क्या होता था इस टाइम पे, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एक सेकेंड, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेफिनेटली हमारे से बहुत बेटर थी. उनका खान पान हमसे बेटर था और डेफिनेटली उस टाइम पे वॉर नहीं था. दे वर वेरी हैप्पियर. तो हम ये समझ पाए कहीं ना कहीं सैम ने इतने लोगों की स्टोरी सुन सुन के अपने आप को भी उस टाइम में इमेजिन कर लिया जहाँ पे लाइफ बहुत सिंपल थी, लेस हैरेसिंग थी और बहुत ही हैप्पियर एरा यानी कि हैप्पी टाइम चलता था. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बेटा, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and stress.
what are the ways in which we attempt to overcome them. आज की बेटा हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो कि दुनिया है, इसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं. हर इंसान एक दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं जेलस फील करता है. डर भी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि वॉर जोन है, वॉर एरियाज़ हैं, चिंता बढ़ गई है और काम की वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है. एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव, इतना इन्फ्लेशन आ चुका है कि मॉडर्न वर्ल्ड, इट्स टू सर्वाइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल, बट डेफिनेटली येस बेटा, इट इज़ टफ. और अभी आप इसको नहीं समझ पाओगे, बहुत सारे बच्चे समझ भी पाएंगे, लेकिन बेटा आपके माता पिता जो हैं आपको पढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स उनके ऊपर काम का कितना स्ट्रेस होता होगा, शायद वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स टफ, राइट. सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इतना दुनिया है जिसमें इतना स्ट्रेस है, तो क्या तरीके हैं जिनसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं. सो व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम. सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं बेटा, चैप्टर में इन्होंने ओवरकम करने के लिए क्या किया मैं वो बताती हूँ. मैन ऑफन क्रिएट्स हिज फैंटेसी वर्ल्ड, जो वो इमेजिन करता है, ठीक है. सो दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज जस्ट हिज डिज़ायर, जो वो चाहते हैं, और रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो लोग अपने आप को इससे ऊपर ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर ले रहे हैं मेंटली. यानी कि मैं इमेजिन कर लूँ कि अभी मैं लंदन में बैठी हूँ और बहुत मज़े कर रही हूँ, फन कर रही हूँ. सो दैट इज़ व्हाट आई एम जस्ट इमेजिनिंग, आई एम ट्रांसपोर्टिंग माई सेल्फ टू लंदन मेंटली. बेटा मैं फिजिकली वहाँ पे जा नहीं पाई हूँ अभी. सो टाइम ट्रैवल क्या है, बस एक तरीका है, एक तरीका लोगों ने ढूंढा है कि जिससे वो स्ट्रेस को ओवरकम कर पाए एंड बैक पास्ट में जा पाए, टू यू नो टू गो टू अ क्वाइटर एंड अ हैप्पियर एरा, जहाँ पे लोग ज़्यादा खुश थे. तो बेटा ये तो तरीका वो है जो चार्ली और सैम ने अपनाया. अगर आप इसमें अपना आंसर लिखना चाहते हैं कि येस द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस. सो चार्ली एंड सैम दे बोथ wanted to transport themselves mentally to Galesburg, but Charlie was not able to do that because उसको second time पे वो station नहीं मिला था, the third level नहीं मिला. Whereas Sam has already reached Galesburg and has written a letter to Charlie and Louisa that Sam is in Galesburg for last 2 weeks and is inviting Charlie and his wife to also come here because life here is peaceful and happier. ये तो उन्होंने चैप्टर में किया था. अब इसमें अगर आप अपना तरीका बताना चाहते हैं कि मैं इस तरीके से ओवरकम करना चाहता हूँ या करूँगा या करता हूँ, तो आप वो भी लिख सकते हैं. द वेज दैट आई ओवरकम इनसिक्योरिटीज, फियर एंड वॉर तो नहीं कर सकते, वरी एंड स्ट्रेसेस, बाय मे बी स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली, बाय प्लेइंग विथ माई सिबलिंग्स, बाय हैविंग अ गुड क्वालिटी टाइम विथ माई brother and sister, by talking to them, by sharing problems with my parents and teachers, I try to cope up my stress. तो अगर आपका ये तरीका है तो ये तरीका भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, लेकिन पहले चैप्टर वाला तरीका मेंशन कर देना. सेकंड आप चाहो तो अपना मेथड भी बेटा मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आंसर जो है वो डेफिनेटली वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऑन योर स्क्रीन इज, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी. आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैथ्स में ये चीज़ पढ़ी ही है. इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, ये क्या हो गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ना, जहाँ दो चीज़ें आकर क्या कर रही हैं बेटा, मिल रही हैं. तो क्या आपको लगता है कि टाइम का और स्पेस का यहाँ पे इंटरसेक्शन स्टोरी में हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो क्वेश्चन में आप या तो येस लिख सकते हैं या फिर नो, लेकिन आपको अपना रीजन भी देना होगा बेटा. फॉर एग्जाम्पल जो येस लिखना चाहते हैं, सो येस द स्टोरी क्लियरली शोज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. कैसे दिखाती है, फर्स्टली first two levels of Grand Central Station were located in the present time. तो ये तो प्रेजेंट टाइम की बात हो गई आज की, लेकिन थर्ड लेवल भी उसे दिखता है जो कब एग्जिस्ट करता था, 1890s में एग्जिस्ट करता था, और इसीलिए अखबार पर डेट भी डली थी, दैट वाज 1894 की. सेकेंडली चार्ली एंड हिज वाइफ, ये लोग कहाँ रहते हैं, दे लिव इन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट सिनेरियो में रहते हैं. येट चार्ली गोज टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाय टिकट्स टू गो टू गेल्सबर्ग ऑफ 1894. द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म, मैंने आपको बताया था वहाँ पे वुडन बूथ्स थे, लोगों के कपड़े बहुत पुराने स्टाइल के थे, जब लोग पहले कपड़े पहनते थे, और वहाँ पे लैंटन्स यानी कि गैस लैम्प लगे थे. तो बेटा जो ओल्ड आर्किटेक्चर था प्लेटफॉर्म का, वो थर्ड लेवल पे डेफिनेटली उसको देखने को मिला था. एंड द आर्काइक मैनर ऑफ ड्रेसिंग, जो वहाँ पे मैंने कपड़े बताए जो लोगों ने पहन रखे थे, वो भी बिल्कुल पुराने स्टाइल के थे, और न्यूज़पेपर पे तो क्लियरली डेट मेंशन थी कि 1894 की बात हो रही है. डेट वाज जून 11,
1894, which also overlap with Charlie's real time world and existence. तो रियल टाइम कुछ और चल रहा था, लेकिन जब वो थर्ड लेवल से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गया तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली यस वी कैन सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन दी स्टोरी। तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा कि कहीं ना कहीं टाइम और स्पेस का एक जो है कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? तो आप इसका आंसर यस लिख के आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको देना मत भूलना कि यस इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टाइम और स्पेस एविडेंट है। कैसे है वो भी आपको उनको डिटेल में समझाना होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? आई हैव मूव्ड असाइड सो दैट यू कैन रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, जिनको भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या है बेटा, फिजिकल स्पेस की बात हो रही है। तो फिजिकल स्पेस क्या है? फिजिकल स्पेस तो भाई साहब अभी यहाँ पे जो करंटली है वो तो 2 लेवल ऑफ ग्रैंड रेलवे स्टेशन ही है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल हैं। तो ये तो फिजिकल स्पेस है, ये है स्टोरी में। लेकिन बेटा एक्चुअल रियलिटी क्या है? ये तो एक्चुअल रियलिटी जो फिजिकल स्पेस है, लेकिन ये इमेजिन क्या करता है कि मैं पास्ट में चला गया हूँ और वहां पे देखता है कि स्टेशन अलग तरीके से बना हुआ है, डेट डली हुई है जून 11 1894। तो कहीं ना कहीं ये ओवरलैप हो रहा है कहीं ना कहीं दोनों चीजों का, कि जो चार्ली का रियल टाइम एग्जिस्टेंस है, रियल टाइम वर्ल्ड कैसा है, मॉडर्न वर्ल्ड हो चुका है, लेकिन ये इमेजिन कैसा कर रहा है बेटा कि ये कौन से एंटीक्वेटेड पुराने स्टेशन पे आ चुका है। एंड व्हेन ही सॉ द लेटर, सॉरी व्हेन ही सॉ द लेटर दैट वाज मेल्ड टू Charlie's grandfather on 18 July 1894, it highlights the intersection of time and space। तो मैंने आपको बताया भी था बेटा कि इनका जो स्टैम्प कलेक्शन वाला वो था, जहाँ पे चार्ली का स्टैम्प कलेक्शन रखा रहता था, तो स्टैम्प कलेक्शन में चार्ली को एक लेटर दिखा था। ठीक है, बहुत पुराना लेटर था वो भी। सैम ने जो लेटर लिखा था वो अलग है, इनको एक लेटर और मिला था जो मैंने आपको बताया था। एंड द लेटर वॉज मेल्ड टू चार्लीज ग्रैंडफादर। किसको मिला था? चार्ली के ग्रैंडफादर को मिला था 1894 में। ये वो उनको अपने स्टैम्प कलेक्शन में मिलता है और कहीं ना कहीं हो सकता है ये खत भी सैम ने ही लिखा था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन है, मिलाप है किस चीज़ों का, पुराने टाइम का और आज के करंट टाइम का। तो जो फिजिकल स्पेस है और टाइम का, इट वॉज एन इंटरसेक्शन, बिकॉज यहाँ पे उनकी रियलिटी और जो वो डिज़ायर करते हैं, जो इच्छा चाहते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो बेटा यस, ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी क्वेश्चंस। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, बट वो सारे आपके इमेजिनेशन वाले हैं कि आप कैसे इमेजिन करोगे चीज़ों को। तो यहाँ पे अब आपका होमवर्क ये है दैट व्हाट यू हैव टू डू इज you have to write the summary of the chapter, you have to write the detailed summary of the chapter on your own, ताकि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो। सो राइट द डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर ऑन योर ओन। और आपको क्या करना होगा बेटा, और साथ ही साथ आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना है, दैट इज यू हैव टू practice, you have to write all these answers in your own words, so you have to practice all these answers, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। you have to practice all these answers on your own in your own words। आप चाहो तो आप इतने टफ वर्ड अवॉइड कर सकते हो, बट आपको ग्रामेटिकल एरर कोई भी गलती से नहीं करनी है। तो बेटा इसके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सैम और चार्ली। चार्ली एक 31 ईयर ओल्ड हैं जो बहुत परेशान हो चुके हैं, वॉर जोन चल रहा है, ही वांट्स टू टेक हिज वाइफ लुइसा टू गेल्सबर्ग, ये वहीं पे सेटल होना चाहते हैं जहाँ इनके ग्रैंडफादर रहा करते थे। वहाँ की दुनिया, दिनचर्या, माहौल बहुत यहाँ से बेटर है। ये सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त सैम द साइकाइट्रिस्ट के साथ शेयर करते हैं। सैम की लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स थी, वो सभी पेशेंट्स की प्रॉब्लम सुनता था, इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड चार्ली। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसने भी अपने आप को इमेजिन कर लिया हो दैट ही हैज ऑल्सो रीच्ड गेल्सबर्ग। तो आप लिख सकते हो दैट येस इट वॉज एन इमेजिनेशन। और अगर आपको लगता है नहीं वो सच में पहुंचा था वहां पे, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो बाय राइटिंग दैट येस सैम वॉज एक्चुअली इन गेल्सबर्ग, दैट्स वाई ही वॉज एबल टू रोट अ लेटर टू
चार्ली एंड लुइसा टू कम टू गेल्सबर्ग एंड जॉइन देम। और अगर वो गेल्सबर्ग नहीं पहुंचे होते तो स्टैम्प कलेक्शन में जो एक लेटर मिला था, किसको मिला था बेटा? चार्ली को मिला था, जो कहीं ना कहीं सैम में और चार्ली के ग्रैंडफादर के बीच में एक्सचेंज हुआ था कईयों साल पहले। तो हम कह सकते हैं हो सकता है सैम ने टाइम ट्रैवल किया हो और वो 1894 में चला गया हो। अगर आपको जस्टिफाई करना है तो, अगर आप लिखना चाहते हैं नो, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं इट इज एन इमेजिनेशन बिकॉज ऑफ वॉर टाइम्स दे वर इमेजिनिंग दीज थिंग्स, दे वर बीइंग नॉस्टैल्जिक दैट दे आर टाइम ट्रैवलिंग टू अ गुड एंड अ हैप्पियर एरा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यस लिख रहे हो तो कैसे जस्टिफाई करना है, नो लिख रहे हो तो कैसे जस्टिफाई करना है। बोर्ड्स में आ जाए यस तो फिर नो मत लिख देना, आपको बस वाई लिख के जस्टिफाई करना होगा। यस और नो में चॉइस आए तो फिर आप लिख सकते हो अलॉन्ग विद अ वेरी गुड एक्यूरेट रीजन। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों को ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है आई नो, बट आपको कहीं ना कहीं स्टोरी ऑफ सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि चार्ली और सैम अपने आप को बस इमेजिन कर रहे थे दैट दे आर ऑन द थर्ड लेवल which actually maybe never existed. So that's all for today. I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवा दिए। लास्ट के जो एक या दो बचे हैं बेटा, दैट इज इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको खुद से सॉल्व करना है। ट्राई टू राइट द समरी ऑफ द चैप्टर इन योर ओन वर्ड्स, ताकि चैप्टर आपको अच्छे से याद हो जाएगा एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड योर अपकमिंग हाफ yearlies. So thank you my dear students. That's all for today. Your Divya ma'am is signing off. I will see you all in the next video with one more chapter. I hope आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो डू लेट मी नो अगर आपको समझ में आया, हाउ डिड यू फील इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।